तो आज हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1773 से 1858 तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन को पढ़ा था। आज दूसरे वीडियो में हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिपाही म्यूटिनी हुआ 1857 में, उसके बाद क्राउन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथों में ले ली और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम खुद करने लगी। 1773 से 1858 के बीच काफ़ी चार्टर आए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में उन्होंने काफ़ी मदद किया। आज हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि 1858 से 1947 तक के समय में क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इवोल्यूशन हुए। तो सबसे पहले आया था 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। The significant act was enacted in the wake of the revolt of the 1857, also known as the First War of Independence। ये जो एक्ट आया था वो सिपाही म्यूटिनी के बाद आया था, जैसे कि मैंने बताया। इस एक्ट को ये कहा गया कि ये एक्ट जो होगा वो गुड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया होगा, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट का निर्माण करेगा। अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश टाउन, और सारे पावर्स गवर्नमेंट टेरिटरीज और रेवेन्यू के पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए। अगर इस एक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये हैं। इट प्रोवाइडेड द इंडिया हैंसवर्थ वॉज टू गवर्न बाय द एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, मतलब जो अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो क्राउन के नेम पर किया जाएगा। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया, वो ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। और लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय इंडिया का बनाया गया। It ended the system of double government by abolishing the board of control and code of directors, board of control और code of directors को abolish कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। It created a new office, secretary of state of India, vested with the completed authority and control over the Indian administration। एक नई बॉडी का निर्माण हुआ जिसका कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस सेक्रेटरी द्वारा किया जाता था। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, सेक्रेटरी जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता था। ये कुछ 3 प्रोविजंस हैं। अगर चौथे प्रोविज़न की बात किया जाए तो इसमें 15 मेंबर ऑफ काउंसिल इंडिया के लिए रहेंगे जो सेक्रेटरी को असिस्ट करेंगे। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और ये जो काउंसिल बॉडी होगी वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, एक सलाह देने के लिए एक बॉडी होगी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस काउंसिल का चेयरमैन होगा। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट इस एक्ट के तहत आए थे। आगे बात किया जाए, द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। ये जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे वो इंग्लैंड के यहाँ से ही सुपरवाइज किए जाते थे। इट डिड नॉट alter any substantial with the system of government that prevailed